तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि नी पेन आजकल क्यों ज़्यादा कॉमन है, इसके कारण क्या हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी हम किसे कहते हैं। आई एम डॉक्टर हरचोबन सिंह। आई एम ए ऑर्थोपेडिक सर्जन वर्किंग एट पाहरा हॉस्पिटल चंडीगढ़। आज हम बात करेंगे नी पेन के बारे में। आजकल आपने देखा होगा कि नी पेन बहुत ही कॉमन है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि नी पेन आजकल क्यों ज़्यादा कॉमन है, इसके कारण क्या हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी हम किसे कहते हैं। बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस एक टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर वियर एंड टियर ऑफ द नी जॉइंट। तो अगर मैं एक मॉडल के माध्यम से आपको बताऊं तो एक नॉर्मल जो नी होता है उसमें एक थाई बोन होती है, एक टिबिया होती है जो लेग बोन। तो इन दोनों बोन्स का जो जॉइंट बनता है उसको नी जॉइंट बोलते हैं। तो नी जॉइंट की जो आर्टिकुलेशन होती है उसमें एक जॉइंट की लाइनिंग होती है, बोन की लाइनिंग दोनों तरफ से होती है, नी और थाई बोन पे और लेग बोन पे, जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। ठीक है, तो ये कार्टिलेज जो होता है इट्स ए स्मूथ लाइनिंग विच हेल्प्स द नी टू मूव स्मूथली विदाउट एनी फ्रिक्शन। जब आर्थराइटिस की वजह से या किसी वजह से इस लाइनिंग में कुछ वेयर एंड टियर होने लगे तो उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। अब ये ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों होता है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो बेसिकली इसमें आजकल जो हम इसको क्लासिफाई करते हैं कि कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हम जिनको मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे कि एज, ये ओल्ड एज में होता है, जैसे जेनेटिक्स, फैमिलियल, कई फैमिलीज़ में ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा पाया जाता है, जेंडर, फीमेल्स में ये ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है, लाइक एथनिसिटी कि हमारी इंडियन पॉपुलेशन में आर्थराइटिस का इंसिडेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कुछ और पॉपुलेशंस के। एंड कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइक ओबेसिटी, हमारा वेट, लाइफस्टाइल, लाइक न्यूट्रिशन ऑफ द कार्टिलेज कि हम किस तरह का न्यूट्रिशन ले रहे हैं अर्ली इन लाइफ, जिससे कि हमें लेटर इन लाइफ इस आर्थराइटिस का रिस्क बढ़ सकता है या कम हो सकता है। लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, कम एक्सरसाइज करने की वजह से हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं और उन वीक मसल्स की वजह से हमारे जॉइंट की मूवमेंट्स और जॉइंट की लाइनिंग पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी कारण एक आर्थराइटिस की डेवलपमेंट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे ही एक और रिस्क फैक्टर होता है इंजरीज़ कि इंजरीज़ के बाद अगर इस इंजरी के टाइम पे इस कार्टिलेज की लाइनिंग डैमेज हो गई है और उसको हमने अच्छे से ट्रीट नहीं किया है तो वो भी लेटर इन लाइफ आर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। अगर किसी वजह से बचपन में या यंग एज में जॉइंट में डिफॉर्मिटी है कि आपने कई बार देखा होगा कई लोगों की टांगों अंदर की तरफ मुड़ी होती हैं या बाहर की तरफ मुड़ी होती हैं, अगर उनको हम ट्रीट ना करें तो जॉइंट का एक हिस्सा होता है जिसमें ज़्यादा स्ट्रेस पड़ती है और दूसरे हिस्से पे कम स्ट्रेस पड़ती है। तो जिस पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगी वहाँ का कार्टिलेज जल्दी ख़राब होगा और इसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के रिस्क फैक्टर और चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली जब एक बार ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया तो पेशेंट आपके पास किस सिम्टम्स के साथ आएगा, क्या कारण होंगे जिसकी वजह से पेशेंट को एक डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। मोस्ट कॉमन कारण होता है पेन। पेशेंट जब ऑर्थो ओपीडी में आता है, हमारी ओपीडी में आता है, तो वो कहता है कि मेरे घुटनों में दर्द है। दर्द के साथ साथ कुछ पेशेंट्स में स्वेलिंग और स्टिफनेस भी होती है। इनके अलावा जो सबसे लिमिटिंग फैक्टर जो पेशेंट फेस करते हैं कि उनको चलने में दिक्कत होती है, कुछ कदम चलने के बाद वो आगे नहीं चल पाते या फिर चलने में उनको लंगड़ापन आने लगता है। ये मोस्ट कॉमन कंप्लेंट्स हैं जिसके कारण पेशेंट हमारे पास आते हैं। अब इसका सबसे पहले डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। डायग्नोसिस हम करते हैं पेशेंट को एग्जामिन करके, पेशेंट के घुटने को एग्जामिन करके कि उनकी मूवमेंट्स कम हैं या नॉर्मल हैं, उनकी जॉइंट लाइन टेंडरनेस है कि नहीं, उनके घुटने में सूजन है कि नहीं, और उसके बाद हम कुछ एक्सरे और इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं जिससे कि हम डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं। तो एक बार हमें पता चल जाए कि हाँ ये पेशेंट जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस का है। एक नॉर्मल हेल्दी नी जैसे कि मैंने आपको बताया उसमें एक लाइनिंग होती है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। जब इस कार्टिलेज का वियर एंड टियर होने लगता है तो घुटने की पिक्चर कुछ इस तरह होने लगती है जिसमें कि जो लाइनिंग है वो घिस गई है, उसका वियर एंड टियर हो गया है। और ये जो कार्टिलेज होता है इट्स ए वैस्कुलर स्ट्रक्चर। ए वैस्कुलर से मेरा मतलब है कि इसकी अपनी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। तो एक बार जो इसको डैमेज हो गया तो इसमें हीलिंग कैपेसिटी बहुत कम है, वो डैमेज इज़ ऑलमोस्ट लाइक परमानेंट डैमेज। डैमेज के बाद क्या होता है कि हमारा जो कार्टिलेज है जहाँ पे लॉस हो गया वहाँ पे वो बोन एक्सपोज हो गई, तो फिर ये जो रॉ बोन है वो रॉ बोन्स आपस में टकराती हैं और यही पेशेंट में एक पेन का कारण बनती हैं। जब पेशेंट ऑर्थो ओपीडी में आता है या पेशेंट हमारी ओपीडी में आता है तो उनके जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग
एंड लिम्पिंग। इन पेशेंट्स को हम एग्जामिन करते हैं, घुटने को एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि घुटने में स्वेलिंग है, क्रेपिटस है, और फिर एक्सरे के माध्यम से इसका डायग्नोसिस बनाया जाता है। एक बार हमें पता चल गया कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी भी हमें पेशेंट के डिस्कस करनी पड़ती है। अर्ली केसेस ऑफ आर्थराइटिस में मोस्टली हम इसको दवाइयों से ही ट्रीट करते हैं, जिसमें कि पेन किलर मेडिसिन, कुछ आर्थराइटिस मॉडिफाइंग या जॉइंट सप्लीमेंट मेडिकेशंस भी आजकल अवेलेबल हैं जो कि अर्ली आर्थराइटिस में अच्छा काम करती हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है इसमें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मसल स्ट्रेंथनिंग जो है वो हमारे घुटने को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और अगर किसी के मसल्स वीक हैं तो उनके घुटने में आर्थराइटिस का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो फिजियोथेरेपी से हम अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करेंगे। और उसके अलावा अगर पेशेंट को फिर भी कुछ पेन और परसिस्ट कर रहा है तो हम उनमें कुछ सपोर्टिव ब्रेसेस भी दे सकते हैं पहनने के लिए, जिससे कि वो चलते वक्त उनको नी में कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट या एक्स्ट्रा एक सेफ्टी फील हो। जिन पेशेंट्स में ये अर्ली मेजर्स काम नहीं करती हैं उनमें फिर हम कुछ इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस भी कई बार एक ट्राई किए जाते हैं, जिसमें स्टेरॉइड का इंजेक्शन भी होता है और एक इंजेक्शन होता है जिसमें हम विस्को सप्लीमेंटेशन बोलते हैं। इसमें घुटने का ही एक आर्टिफिशियल फ्लूइड हम घुटने में इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन फॉर्म में, जो कि घुटने में एज ए लुब्रिकेटिंग फ्लूइड काम करता है। ये सब मेजर्स काम करती हैं जब आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं होता है। एक बार आर्थराइटिस एडवांस्ड मॉडरेट टू एडवांस स्टेज में चले जाए तो फिर ये कंजर्वेटिव मेजर्स काम नहीं करती हैं। उस केसेस में हम पेशेंट को सर्जिकल ऑप्शन देते हैं। सर्जरीज़ में भी हम दो किस्म की सर्जरीज़ करते हैं। एक होता है कि जिसमें हम जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरीज़ होती हैं, दूसरी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज़। तो जॉइंट प्रिजर्वेशन में क्या होता है कि जॉइंट को ही प्रिजर्व करते हैं, बट उसमें जो उसकी अलाइनमेंट ख़राब हो गई होती है, आर्थराइटिस की वजह से जो जॉइंट में डिफॉर्मिटी आ जाती है, टांग टेढ़ी होने लगती है, हम उसको रीअलाइन करके सीधा कर देते हैं ताकि जो जॉइंट का वेट है वो ख़राब पोर्शन के बजाय एक नॉर्मल पोर्शन से जाए। तो पेशेंट को इन सर्जरीज से 80 to 90% पेन रिलीफ मिल जाता है। घुटने की अपनी लाइफ जो है 8 to 10 ईयर्स तक बढ़ जाती है। वो रिप्लेसमेंट को हम अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी सर्जरी होती हैं जिसमें कि घुटना काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और पेशेंट की एज भी ज़्यादा है। जो जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरीज हैं यूजुअली हम उनको यंगर पेशेंट्स में एडवाइस करते हैं। जो ओल्डर पेशेंट्स हैं उनमें जॉइंट रिप्लेसमेंट ही ज़्यादा एडवाइस की जाती है। जॉइंट रिप्लेसमेंट में आपने जैसे देखा कि ये जॉइंट का जो कार्टिलेज है ये पूरा डैमेज हो गया है, तो इसमें हम इस डैमेज्ड कार्टिलेज को स्पेशल इक्विपमेंट से रीशेप कर देते हैं। तो बोन को रीशेप करके एक शेप में लाया जाता है और उसके बाद फिर उसको एक स्पेशल इम्प्लांट से हम नए जॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं। इस नए जॉइंट के बाद जो आर्टिकुलेटिंग है या मूवमेंट है जॉइंट की, वो इस मेटालिक ऑन पॉलिक या मेटल और पॉली के इंटरफेस पे हो रही है। तो इसमें पेन पेशेंट का कम्प्लीटली चला जाता है और ये काफ़ी अच्छा फंक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। पेशेंट की मोबिलिटी बढ़ जाती है। बेसिकली ये लाइफस्टाइल चेंजिंग ऑपरेशन होते हैं जिससे कि पेशेंट को काफ़ी अच्छा आराम मिलता है। ये तो था कि ट्रीटमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस का हम कैसे करते हैं। अब मैं इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ, जिसमें मैं कुछ ऐसी बातें डिस्कस करूँगा जिससे हमें पता चलेगा कि हम इस चीज़ को, इस आर्थराइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं क्या इससे बचा जा सकता है और हम कैसे इससे बच सकते हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने पहले भी रिस्क फैक्टर्स में भी बताया, ओबेसिटी इज़ ए वेरी बिग रिस्क फैक्टर। ओबेसिटी का मतलब होता है ओवरवेट होना, ठीक है। तो ओबेसिटी को अगर हम अर्ली लाइफ में ही अपने कंट्रोल कर लें, वेट को अपने कंट्रोल करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी न्यूट्रिशन फॉलो करें, तो उससे हम काफ़ी हद तक अपनी आर्थराइटिस के रिस्क को कम कर सकते हैं। दूसरा रिस्क फैक्टर था न्यूट्रिशन। जैसे मैंने न्यूट्रिशन बोला था, तो न्यूट्रिशन कुछ ऐसे पदार्थ हैं हमारी डाइट में जो आर्थराइटिस को प्रमोट करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो इससे हमें प्रोटेक्शन भी देते हैं। प्रमोशन वाले जो आर्थराइटिस फॉर्मिंग एजेंट्स हैं उसमें हम सबसे पहले फ्राइड फूड्स को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ जो फ्रोज़न फूड्स हैं जो नेचुरल नहीं हैं, ठीक है। इन सब के सेवन से जॉइंट में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है और इन्फ्लेमेशन बढ़ने से जॉइंट में आर्थराइटिस का रिस्क बढ़ता है। अब कुछ ऐसे फूड्स भी हैं जो हमें इस इन्फ्लेमेशन से, जॉइंट की इन्फ्लेमेशन से बचाते हैं, लाइक नट्स, लाइक एवोकाडो, स्पिनक। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स में जाते हैं। इनको हम सुपर फूड्स भी बोलते हैं। ड्राई फ्रूट्स, तो ये सब टर्मरिक, जिंजर, ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारी डाइट में, जो कि हमारी एक नेचुरल कन्वेंशनल इंडियन डाइट में ऑलरेडी हैं, तो इन सब के सेवन से हम अपनी आर्थराइटिस के रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें कि रेगुलर एक्सरसाइजेस और एक एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करना ज़रूरी है, अलॉन्ग विद गुड न्यूट्रिशन, जो कि हमने पहले डिस्कस किया। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है डिफॉर्मिटी करेक्शन। जिन लोगों में अर्ली इन लाइफ डिफॉर्मिटीज़ होती हैं जॉइंट की ड्यू टू एनी रीज़न, जिनमें कि जॉइंट टेढ़े होते हैं अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, उनको अगर हम करेक्ट नहीं करें, जैसे कि हमने पहले रिस्क फैक्टर्स में भी डिस्कस किया है, तो आर्थराइटिस का रिस्क बढ़ जाता है।
तो आर्थराइटिस को प्रिवेंट करने के लिए अर्ली इन लाइफ उन डिफॉर्मिटीज़ को करेक्ट करना भी ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे जॉइंट में कोई इंजरी हो जाए तो हम उसको सही टाइम पे सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट लें, उसको नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि नेग्लेक्टेड इंजरीज ऑल्सो कैन लीड टू आर्थराइटिस। आई होप जो आज हमने चीज़ें डिस्कस की हैं ये आपके लिए यूज़फुल रही होंगी और आप इनमें से काफ़ी इंफॉर्मेशन को अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करेंगे और हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाएंगे और आर्थराइटिस को अपनी लाइफ से दूर भगाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।